हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ देखेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के भी देखेंगे, जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जीके की एक सीरीज चल रही थी जिसमें कि हिस्ट्री जियोग्राफी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसको कंबाइन कर दिया हूँ करंट अफेयर्स के साथ। इसमें करंट अफेयर्स और जीके दोनों के भी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वो सेशन को रेगुलर नहीं हो पा रहा था, कुछ गैप आ जा रहे थे, तो इस करंट अफेयर्स के साथ करते हो ताकि कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर ये वो भी सेशन आता रहे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या फिर फुटबॉल? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या फिर फुटबॉल? तो ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पूछ दे राष्ट्रीय खेल तो क्रिकेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर पोलो? तो उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग कबड्डी के बारे में जानते ही होंगे, बचपन में खेले भी होंगे। तो बचपन में तो कोई फिक्स नहीं रहता था, 15-15 भी खिलाड़ी रहते थे, 5-5 भी रहते थे, बट एक स्टैंडर्ड इसके लिए भी खिलाड़ियों का संख्या होती है। तो एक इंटरनेशनल तौर पे जो कबड्डी होता है उसके लिए कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। क्लियर है। क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? 11-11 होते हैं। अगर पोलो की बात करें, एक पोलो गेम होता है, उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। फिर वाटर पोलो की बात करें जो पानी में होता है, उसके लिए 7 प्लेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल गेम के लिए कितने खिलाड़ी होते हैं? एक साइड 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 प्लेयर्स। क्लियर है। वॉलीबॉल जो हैंड से फुटबॉल को ऐसे मारते हैं उसे वॉलीबॉल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 के कारगिल संघर्ष के समय भारतीय वायुसेना की संक्रियाओं का कूट नाम क्या था? आप लोग को पता होगा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो वही पूछ रहा है कि 1999 के कारगिल संघर्ष के समय भारतीय वायुसेना की संक्रियाओं का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन इंद्रधनुष या फिर ऑपरेशन सफ़ेद सागर? तो भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स था उसकी संक्रियाओं का कूट नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना। आप लोग देखे होंगे हाल ही में फीफा दिसंबर मंथ में ही शायद इसके विनर बने फीफा वर्ल्ड कप के। तो कौन विनर रहा? अर्जेंटीना, फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्राज़ील? तो कौन सा देश विनर रहा था? अर्जेंटीना। कहाँ पे आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022? कतर में हुआ था। ठीक है, कतर में। और कौन सी टीम उप विजेता थी? तो फ्रांस उप विजेता थी और अर्जेंटीना जो मेसी की टीम है वो विजेता रही थी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान न्यायवादी, संसद का गठन, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर धन विधेयक की परिभाषा? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 है वो किससे संबंधित है? भारत का महान न्यायवादी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है?
21 नहीं 21A पूछा है। क्लियर है। नागरिकता, उपाधियों का अंत, मूल कर्तव्य या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 20A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 246A 246A किससे संबंधित है। संपत्ति का अधिकार, वित्त आयोग, संचित निधि या फिर जीएसटी। जीएसटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीएसटी। 246 से जो आया था उसमें जीएसटी के बारे में प्रावधान दिया गया। जीएसटी का फुल नेम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि किसी भी गुड्स पे कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा, इसी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। डिपेंड करता है कि वो गुड्स कहाँ का है, मीन्स कि इसमें दो टाइप के हो जाते हैं, एक CGST हो जाता है और एक SGST हो जाता है। तो SGST होता है कि अगर आप स्टेट में कोई भी चीज़ को खरीद रहे हैं तो स्टेट टैक्स लगेगा, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST हो जाता है उसका मतलब। और एक होता है CGST, CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूटी भी हैं, तो यूटी के लिए क्या लगाया गया था, यूटी GST। ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है। और उसमें क्या था कि स्टेट पे जो SGST लगता था तो उस पर स्टेट को जो भी टैक्स मिलते थे, अब क्योंकि कोई भी सामान कोई खरीदता है तो स्टेट में ज़्यादा खरीदता है। अगर हम ही को कुछ सामान लेना होगा तो हम अपने राज्य से बाहर थोड़ी ना जाएंगे खरीदने के लिए, अपने ही आजू बाजू में कहीं से खरीदेंगे दुकान से। तो स्टेट को इसमें टैक्स ज़्यादा मिल रहा था और सेंट्रल को कम मिल रहा था, तो उसके लिए कोलाबरेट किया गया, जिसमें कि मान लीजिए कि अगर 18% स्टेट को GST मिल रहा है तो 50-50 मीन्स कि 9% सेंट्रल को जाएगा और 9% स्टेट को जाएगा। तो इस कोलाब्रेशन की वजह से, क्योंकि अब किसी को भी कोई काम की ज़रूरत होती है किसी भी राज्य को, तो वो सेंट्रल से ही कुछ ना कुछ मांगता है अपना पैकेज, तो सेंट्रल के पास उतने रह नहीं रहे थे, तो उसी लिए इसको कोलाबरेट किया गया ताकि दोनों की दोनों को इसका टैक्स मिले और फिर अच्छे से मिलके इंटीग्रेटेड काम हो। तो एक और आया था GST, जिसे बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये GST के सब पार्ट्स हैं, इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग ऐसे नॉलेज के लिए इसको ध्यान पे रखिएगा। तो अनुच्छेद 246 से किससे संबंधित है, GST से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, जो यूनाइटेड नेशंस है उनके द्वारा 2023 को क्या घोषित किया गया है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका मतलब यही होता है कि इस साल में सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा पैदावार क्या होने वाला है। क्लियर है। गेहूं का या फिर मोटे अनाज का या फिर तिलहन का या फिर चावल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्लियर है। जिस प्रकार होता है ना सॉन्ग ऑफ द ईयर, इस साल का गाना, मूवी ऑफ द ईयर, अवार्ड भी मिलता है फिल्म ऑफ द ईयर, ठीक उसी प्रकार फूड में इसको दे दिया गया है कि हाँ मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये रहेगा। क्लियर है, इसी टाइप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। कौन से विभाग ने, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। भारत की जो नेशनल फिश है क्या है, डॉल्फिन, तो उसी के लिए दिया गया है कि डॉल्फिन डे मनाने के लिए घोषणा की गई है। 5 अक्टूबर को, 9 अगस्त को, 1 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को। तो किस दिन को दिया गया है, 5 अक्टूबर को। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भारत प्रवासी दिवस। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 अक्टूबर होगा
और 9 अगस्त को भारत प्रवासी दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल नेम होता है, HIV की वजह से यह रोग होता है। तो 1 दिसंबर को ये, तो इसको ध्यान पे रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। एक प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये किस चीज़ को संदर्भित करता है? एक आम केंद्रीय सचिवालय साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। सेंट्रल विस्टा किस चीज़ के बारे में बता रहा है? ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में एक वाणिज्य क्षेत्र का निर्माण, या फिर सभी मंत्रियों के लिए आवास का निर्माण, या फिर नई दिल्ली में एक IT पार्क का निर्माण। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसके बारे में संदर्भित करता है? एक आम केंद्रीय सचिवालय साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। क्लियर है? आवासों का निर्माण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है। अटल सुरंग रोहतांग, कहाँ पे? रोहतांग, हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, इसकी लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर, या फिर 10.2 किलोमीटर, या फिर 9.02 किलोमीटर, या फिर 12.02 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई है इसकी? 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9.2 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे कि विश्व इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 5 जून, 22 मई, या फिर 22 मार्च। तो किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। 22 मई को आप लोग को पता होगा बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगर 22 अप्रैल की बात करें तो उस दिन क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। तो इसको ध्यान पे रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5 जून। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड-19 का निर्यात किया? ये जो स्पुतनिक भी कोविड है, ये दूसरे देश के द्वारा भारत में आया, तो कौन से देश ने भारत को दिया? फ्रांस, रूस, चीन, या फिर USA? तो आप लोग को पता होगा कि भारत का जो सबसे करीबी और सबसे अच्छी दोस्ती जिसके साथ, देश के साथ है, कौन सा है? रूस है। और कोविड-19 के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया से उधर एक्सपोर्ट हुई, और बहुत सारी चीज़ उस देश से इंडिया में भी इम्पोर्ट हुई। तो कोविड-19 के टाइम पे स्पुतनिक जो भी कोविड है, ये किस देश के द्वारा लाया गया था? रूस के द्वारा। क्लियर है? रूस के द्वारा। और मतलब ये एक प्रकार का क्या है? वैक्सीन है स्पुतनिक भी कोविड-19। और यहाँ से कोविशील्ड थी, कोविन थी, ये दूसरे देशों में क्या हुई थी? एक्सपोर्ट हुई थी। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और वहाँ पे अभी फ़िलहाल में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। खिचड़िया वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? एक रामसर साइट्स हैं। भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? भारत में कुल कितने रामसर स्थल या फिर रामसर साइट्स हैं? 75। तो उन्हीं में से एक खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो कि कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। गुजरात, राजस्थान, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।